आज के लेक्चर में हमें आव्यूह का सहखंडस ज्ञात करना सीखना है। ठीक है, कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स का अर्जॉइंट ज्ञात करते हैं। समझे? हेडिंग ढालिए, आव्यूह का सहखंडस, अर्जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4, और मुझसे प्रश्न में कह दिया गया कि भैया मुझे अर्जॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। अर्जॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है, इस तरीके से लिखा जाता है ना। इस मैट्रिक्स का मुझे सहखंडस ज्ञात करना है, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा वो अपन सीखने वाले हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान। क्या तरीका है सर? अगर आपको किसी मैट्रिक्स का अर्जॉइंट ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स ज्ञात करने पड़ेंगे। क्या ज्ञात करने पड़ेंगे? कोफैक्टर्स ज्ञात करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का अर्जॉइंट ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स ज्ञात करने पड़ेंगे, और उन कोफैक्टर्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो जो मैट्रिक्स बनती है उसे हम अर्जॉइंट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, आव्यूह का सहखंडस बोलते हैं। क्लियर? जैसे आप इसी एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे मुझे इसका सहखंडस ज्ञात करना है, अर्जॉइंट ज्ञात करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके कोफैक्टर्स ज्ञात करने पड़ेंगे। कर लेते हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले को मैं साइड में लिख लेता हूं, लो भैया याद आता रहे बार बार, है ना। इस मैट्रिक्स का अर्जॉइंट ज्ञात करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर्स ज्ञात करने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको याद हो तो। कैपिटल ए से भी कर सकते हो, कैपिटल सी से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं कैपिटल ए से करता हूं। तो मुझे A11, A12, A21 और A22 ये ज्ञात करने पड़ेंगे, है ना। कर लेते हैं। A11 का मतलब कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म कर दो, उड़ा दो इनको। जो बच गया उसको निशान के साथ लिखो। याद है आपको? ठीक है सर, 4 लिख दिया, है ना। निशान बाद में लगा लेंगे, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, है ना। अच्छा जी, इसके बाद A12, पहली रो दूसरा कॉलम उड़ा दो इनको। जो बच गया उसको निशान के साथ लिखना होता है, लेकिन पहले अपने ऐसे लिख लेते हैं, निशान बाद में लगा लेंगे। निशान लगाना कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। A21, दूसरी रो पहला कॉलम खत्म करो भैया। क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गया। उसके बाद A22, ये खत्म हो गया। क्या बच गया हमारे पास? 1 बच गया, है ना। अब इसका निशान जरूर लगा लेना, क्योंकि निशान नहीं लगाओगे तो ये तो अपना माइनर हो जाएगा ना बेसिकली। अगर निशान नहीं लगाओगे तब तो आप इसको माइनर कहोगे। हमें तो कोफैक्टर ज्ञात करना है। कोफैक्टर में क्या होता है? आपको निशान लगाना पड़ता है। निशान लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है? कैसे लगाओगे? इनको जोड़ लो। ये क्या है? 1 और 1 2, 2 क्या? एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो निशान चेंज नहीं होगा, और ओड नंबर है तो निशान चेंज होगा। ऐसे आपको याद कराया था, है ना। तो आप ऐसे निशान लगा लो। किसी को अगर निशान याद है तो फिर दिक्कत ही क्या है ना। अब जैसे देखो, इनको जोड़ना, इवन नंबर है तो निशान चेंज नहीं होगा, और नंबर है तो निशान चेंज होगा, और नंबर है निशान चेंज होगा, इवन नंबर है निशान चेंज नहीं होगा। तो बस अपना फाइनल लिख दो आंसर, है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अर्जॉइंट ऑफ ए। अर्जॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं? जो हमारे कोफैक्टर्स आए हैं उनका ट्रांसपोज लिया जाता है। ट्रांसपोज समझते हो? ट्रांसपोज का मतलब कि भैया लिखना तो मुझे चाहिए इस तरीके से, A11, A12, A21, A22। जब हम किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो मैं कैसे लिखूंगा फिर? अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? A11, A12, A21, A22 ऐसे लिखूंगा ना। ये जो है हमारा, ये जो है इसको हम अर्जॉइंट बोलेंगे, समझ रहे? तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। मैं पहले ऐसे लिखूँ, फिर इसका ट्रांसपोज लेके ऐसे लिखूँ, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ही ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। आप ऐसे मत समझिएगा कि यार पहले सर मुझे ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, फिर इसका ट्रांसपोज लेके ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली लिख लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है।
इसको हटाओ भाई। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो अपन लिखेंगे A11 4, फिर इसके नीचे A12 -3, फिर यहाँ पे A21 -2, यहाँ पे A22 1। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आई मेरी बात? आप ही समझो, हमें एक मैट्रिक्स मिली होगी और उसका हमें एडजॉइंट ज्ञात करना होगा। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको कोफैक्टर्स ज्ञात करने पड़ते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात किए। जो कोफैक्टर्स आपने ज्ञात किए उनका ट्रांसपोज लेके लिखना होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात? तो जब आप कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके लिखते हैं और एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको हम उस मैट्रिक्स का सहखंडज या फिर एडजॉइंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे कहा मैंने? ठीक है, ये चीज है। क्लियर है ना? अच्छा, एक दो एग्जांपल्स और कराता हूं मैं आपको, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए, अब जैसे ये मैंने ये एग्जांपल लिया था क्या, तो 1 2 3 4 लिया था, 1 2 3। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसको आप खुद ब खुद ट्राई करिए। पहले इसका मुझे सहखंडज चाहिए, करिए। आप कहेंगे सर सबसे पहले कोफैक्टर्स ज्ञात करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। करो फिर। A11 खत्म, क्या बच गया -4। ठीक है, निशान बाद में लगा लूंगा ना मैं। फिर A12 खत्म, क्या बच गया 3। उसके बाद A21 दूसरी रो पहला कॉलम, क्या बच गया 2। फिर उसके बाद A22 क्या बच गया 1। अब इसके साथ निशान जरूर लगाइएगा। यहाँ पर ये इवन है तो निशान चेंज नहीं होगा, यहाँ पे इनका जोड़ ओड है तो निशान चेंज होगा, यहाँ पे भी ओड है, निशान चेंज कर दो भैया। इवन है, निशान चेंज नहीं होगा। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनको, इनका ट्रांसपोज लेके लिखना है ना? ठीक है सर जी। ट्रांसपोज लेके कैसे? जैसे जनरली तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे A11 लिखते हैं, यहाँ पे A12 लिखते हैं, इसी तरीके से मैट्रिक्स बनाई जाती है। लेकिन जब आप ट्रांसपोज लेके लिखते हैं तो A12 यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली। समझ में आई? तो इस तरीके से लिखेंगे, है ना? तो तभी तभी मैंने ना मैं इस तरीके से जताता हूँ। जैसे A11 यहाँ पे लिखा और इसके नीचे मैं A12 लिखता हूँ, ताकि जब हम ट्रांसपोज करें तो दिक्कत ना हो, है ना? मैं जचाता जानबूझ के ऐसे हूँ, ताकि जब हम ट्रांसपोज करें तो समस्या ना आए। समझ रहे हैं भाई? मुझे जचाना तो ऐसे चाहिए था कि A11 यहाँ पे लिखता, फिर A12 यहाँ पे लिखता, ऐसे जचाना चाहिए था। लेकिन मैं कभी भी ऐसे नहीं जचाता, मैं हमेशा ऐसे ही जचाता हूँ, क्योंकि जब हमें एडजॉइंट ज्ञात करना होता है तो ट्रांसपोज लेना होता है। अब ट्रांसपोज लेने में समस्या ना हो, डायरेक्टली उठा उठा के नंबर लिख दें, है ना? तो इसलिए ही मैं ऐसे जचाता हूँ। आपको भी इसी तरीके से जचाना चाहिए, ताकि जब आप एडजॉइंट ज्ञात करें तो आपको समय ना लगे, आप फटाफट से लिख दें उसको। अब बात समझ में? अब मुझे पता है कि यार, इसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे इतना लंबा पड़ेगा, अब डायरेक्टली उठा उठा के लिख दो, बस आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे -4 लिख दो, -3 -2 और 1। ये जो आया है ना हमारा, इसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, एक खास बात आपको बताता हूं, यहाँ पे आप नोट ढाल के लिख लीजिएगा, बहुत ही खास बात है। क्या सर? 2x2 मैट्रिक्स का अगर आपको सहखंडज ज्ञात करना हो तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या? देखिए, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स था, मुझे इसका सहखंडज ज्ञात करना था, है ना? अब इसका सहखंडज ये आया, तो आप इसमें और इसमें एक पैटर्न नोटिस करेंगे। ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा। इसको आप ध्यान से देखो और इसको आप ध्यान से देखो, आपको एक पैटर्न दिखेगा। देखिए, सर हो क्या रहा है कि यहाँ पे 1 था, जब हमने इसका एडजॉइंट ज्ञात किया तो 1 यहाँ पे आया। यहाँ पे -4 था, जब हमने इसका एडजॉइंट ज्ञात किया तो -4 यहाँ पे आया। तो बेसिकली जो ये विकर्ण के अवयव थे, उन्होंने अपनी जगह बदल ली। ऐसा हुआ? बिल्कुल। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे -3 आया। अच्छा,
पैटर्न नोटिस किया कि भाई 2 बाय 2 मैट्रिक्स का अगर मुझे एडजॉइंट ज्ञात करना है तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि जो विकर्ण के अवयव हैं उनको इंटरचेंज कर दो। कर दिया सर। और जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनके निशान बदल दो। जैसे यहाँ पे 2 था -2, 3 था -3। ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स के लिए ही ट्रिक है। समझ रहे हो? ये जो ट्रिक है ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करने की ट्रिक है। समझ में आई? क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है सर जी, ट्रिक ये है क्या, कि जो विकर्ण के अवयव हैं उनको तो इंटरचेंज करो। विकर्ण के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो भैया। ठीक है? ठीक है सर। फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके निशान चेंज कर दो। समझ रहे हैं? ये छोटी सी ट्रिक हमने जान ली। देखिए आप, ये जो एग्जांपल मैंने लिया था, ये जो एग्जांपल मैंने लिया था, इसका जब हमने एडजॉइंट ज्ञात किया तो वो भी ऐसे आया था। देख लो भाई, ये मान लो कि ये मैट्रिक्स मैंने आपको दे दी, मैंने कह दिया कि इसका एडजॉइंट ज्ञात करो। तो बहुत ही सिंपल है सर, इसके जो विकर्ण अवयव हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे। देखो कर दिया। और जो बच गया उनके निशान चेंज कर देंगे। देखिए कर दिया। बस कहानी खत्म। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम 2 बाय 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ, वो 3 बाय 3 मैट्रिक्स का ले लेता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? देखिए, अब ये वाली मैट्रिक्स देखिए, इसका मुझे एडजॉइंट ज्ञात करना है। कर लेते हैं फटाफट से। A11, A12, A13, है ना। मैं जानबूझ के इस तरीके से लिखता हूँ। लिखना मुझे ऐसा चाहिए कि A11 यहाँ पे लिखूँ, A12 यहाँ पे लिखूँ। लिखते हम जनरली ऐसे ही हैं, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूँ ताकि जब हमें एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो फटाफट से काम हो जाए, दिमाग पे ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। समझ रहे हैं? A21, A22, A23, अपने आप करो वीडियो पोस्ट करके। ठीक है ना? इसका एडजॉइंट ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात करके बस लिख देना अपना। सॉरी, इसका इसके कोफैक्टर ज्ञात करना है, कोफैक्टर ज्ञात करके उसका एडजॉइंट आ ही जाएगा अपना। समझ रहे हैं? आप खुद ब खुद ट्राई करिए वीडियो पोस्ट करके, और उसके बाद आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए, A11 क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सर 15 - 0 यानी 15। A12 क्या हो जाएगा? 0 - 0। ठीक है, इसका तो निशान बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। A13 क्या हो जाएगा? 0 - 10। A21 6 - 12 -6। A22 3 - 6 -3। A23 4 - 4 0। A31 0 - 15। ठीक है, फिर तीसरा दूसरा कॉलम 0 - 0, फिर तीसरा कॉलम 5 - 0। ठीक है, अब इनका निशान चेंज करके जरूर लिखना है। निशान चेंज नहीं करेंगे तो फिर कोफैक्टर कहाँ से बनेंगे? कोफैक्टर बनाने के लिए तो निशान चेंज करना पड़ेगा। कर लेते हैं। किस किस का निशान चेंज करना पड़ेगा? ये एक तो इसका, इसका, इसका और इसका, बस इनका निशान चेंज करना है ना, क्योंकि इनका जोड़ने पर विषम संख्या आ रही है। विषम जब आ जाएगा जोड़ने पर तो उसका निशान चेंज करते हैं। इसका निशान चेंज करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जीरो के आगे कोई भी निशान लगाओ, है ना। पॉजिटिव चाहे लगाओ चाहे नेगेटिव लगाओ, रहेगा तो वो जीरो ही। ठीक है? हाँ, इसका निशान चेंज करो भाई, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छे से इसका निशान चेंज हुआ। अब बस लिख दो, ये यहाँ पे लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास 15 0 -10। जैसे यहाँ पे लिखे हुए ना, बस वैसे लिख रहा हूँ मैं। समझ रहे हैं? मेरे को अपने दिमाग में ये ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है कि ट्रांसपोज करके लिखना है ना। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे यहाँ पे लिखा हो वैसे लिख दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ट्रांसपोज करके लिखे हैं।
समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे A11 लिखता, यहाँ पे A12 लिखता, तब मुझे सोचना पड़ता यार A1 अच्छा ट्रांसपोज करके लिखना है, तब मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। अब जानबूझ के ही हमने ऐसे जचाए हैं ताकि दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, फटाफट से एडजॉइंट निकलाए। ठीक है ना? हम एडजॉइंट निकालना इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमें इनवर्स निकालना आ सके। ठीक है ना? एडजॉइंट इसलिए सिखाएगा ताकि इनवर्स निकालना आ सके। समझे? इनवर्स निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस मैट्रिक्स चैप्टर का। समझ रहे हैं? लिख देते हैं फटाफट से एक बार। 6 -3 0 -15 0 और 5, ये हमारा आंसर आ गया जी। कितना आराम से आंसर आ गया। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात किया जाता है। क्लियर? 3x3 मैट्रिक्स की कोई ट्रिक नहीं है, 2x2 मैट्रिक्स की ट्रिक थी, वो मैंने आपको बता दी। समझ में आ गया? अब आप एक काम करें, आपको जो मैं डीपीपी दूंगा उस डीपीपी को ओपन कर लेना, उसके पहले 2 सवालों को आप लगा लेना। ठीक है? लगाइए फटाफट से, और उसके बाद आप आगे देखिएगा। तो कुछ थ्योरम्स करते हैं एडजॉइंट से संबंधित। ठीक है? ये थ्योरम बहुत कम चांस होता है एग्जाम में पूछने का, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है? इसलिए तो आप हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप प्रमेय। ठीक है? तो पहली प्रमेय क्या है? यह यदि ए एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है, यदि ए एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है तो सिद्ध करें। और ऐसे ही एग्जाम में आएगा, अगर आएगा ना तो ऐसे ही आएगा, वहां पे भी ऐसे लिखा होगा कि यदि ए एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि भैया ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए गुणा ए के, और ये बराबर होगा डेटरमिनेंट ऑफ ए गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है? ये आई एन लिखा है ना, एन का मतलब एन बाय एन, एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है? ये एक फॉर्मूला है बेसिकली, आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए गुणा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसको एज अ फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। क्या कहा मैंने? ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए गुणा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2-3 बार बोल लीजिए, उसको याद रख लीजिए एज अ फॉर्मूला। बहुत सारे प्रश्न में ये इस्तेमाल होगा और बहुत सारी थ्योरम्स को भी प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है? अब इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे वो समझो। अलग अलग तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, उसमें से जो सा आसान तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? एक तरीका तो आपके बुक में लिखा हुआ है, उसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर्स ने भी उसको प्रूफ करवा रखा होगा। ठीक है? मैं दूसरा तरीका करवाने जा रहा हूँ जो कि कंपेरेटिवली मुझे ज़्यादा आसान लगता है, उसको लिखना भी आसान है। ठीक है? तो मुझे प्रूफ करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है इसके, है ना? इसको तो बराबर आराम से प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है इसको इसके बराबर प्रूफ करना। अभी कैसे करेंगे वो समझो। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कौन सा? अभी बताते हैं। आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि भैया ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डेटरमिनेंट ऑफ ए के। ठीक है? ये फॉर्मूला आगे आएगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको रट लीजिए। ठीक है ना? आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे में डेटरमिनेंट ऑफ ए के। क्लियर? ठीक है सर, हमने लिख दिया कि हम जानते हैं कि भैया ये एक फॉर्मूला होता है, हमें ये मालूम है ना? बेशक नहीं मालूम है, लेकिन हम लिखेंगे क्या कि हमें पता है कि ये एक फॉर्मूला होता है, तो ये लिख दिया। अब दोनों तरफ आप ए से गुणा कर दो, दोनों तरफ ए से प्री मल्टीप्लीकेशन करने पर, ऐसे लिखना, प्री मल्टीप्लीकेशन करने पर। प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब
भैया दोनों तरफ मैं ए से गुणा तो करूंगा, लेकिन आगे आगे, ठीक है ना। तो ये कैसे दिखेगा, ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा, ए इंटू ए इनवर्स। समझ रहे हैं भाई, दोनों तरफ ए से गुणा कर रहा हूँ लेकिन मैं ए को आगे रख रहा हूँ, कहने का मतलब ये है मेरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू जॉइंट ऑफ ए बटे में डेटमेंट ऑफ ए। यहाँ थोड़ा सा दिमागी, ठीक है। अब ए इंटू ए इनवर्स, अगर हम ए की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसको आप याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला है बेसिकली। ए की अगर हम ए इनवर्स से गुणा करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर नीचे मैंने एन इसलिए लगाया है क्योंकि ये एन ऑर्डर का है, इसलिए, ठीक है। ठीक है सर जी, तो इसको लिख दिया हमने ऐसा। ये सेम का सेम लिख दो, ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए बटे में डेटरमेंट ऑफ ए। क्लियर, ठीक है। अब डेटरमेंट ऑफ ए भाग में है, उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगी, या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे कह लो कि हमने दोनों तरफ डेटरमेंट ऑफ ए से गुणा कर दी, चाहे आप ऐसे कह लो, समझ में आना चाहिए बात। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ये देखिए, हमें यही तो प्रूफ करना था कि ए की अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करते हैं तो ये इसके बराबर होगा। प्रूफ तो कर दिया, हो तो गया। समझना, इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई भी थ्योरम प्रूफ करनी हो, कोई भी थ्योरम प्रूफ करनी हो, तो उसको करने के लिए, जैसे इस थ्योरम को मुझे प्रूफ करना था, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इसके अलावा जो मुझे फॉर्मूलेस पता है, इसके अलावा जो मुझे थ्योरम्स पता है, मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे किया। मुझे इस थ्योरम को प्रूफ करना था, है ना, तो इसके अलावा मुझे ये फॉर्मूला मालूम था तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी मालूम है ना आपको, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आई, इसके अलावा मुझे ये फॉर्मूला मालूम था, इसका यूज कर लिया, है ना, इसका यूज कर लिया। और इसके अलावा मुझे ये फॉर्मूला पता था, इसका यूज कर लिया और सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर जो प्रूफ करना था वो हो गया। क्लियर हुआ। अब आप कहेंगे सर आपने इसको इसके बराबर तो दिखा दिया, चलो ठीक है, लेकिन ये कहाँ से लाओगे, ये भी ले आते हैं। कैसे, देखो, समझ रहे हो, हमने इसको इसके बराबर तो दिखा दिया, अब बारी है इसको इसके बराबर दिखाने की, वो भी दिखा देते हैं। कैसे, आप यहाँ पे लिखना, दोनों तरफ ए से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करने पर, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि आप दोनों तरफ ए से गुणा तो करेंगे लेकिन पीछे से। यहाँ पे तो हमने दोनों तरफ ए से गुणा की लेकिन वो आगे से की थी, अब क्या हम पीछे से करेंगे। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से था, है ना। दोनों तरफ अगर हम ए से गुणा करें, ए से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ए इनवर्स की अगर हम ए से गुणा करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये ऐसे का ऐसा लिख दो। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं ए के डेटमेंट से गुणा करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आई बात समझ में, समझ रहे हो, वो तो क्या प्रूफ। यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि ए की एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करो तो ये मिलेगा, और यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि एडजॉइंट ऑफ ए की अगर आप ए से गुणा करो तो ये मिलेगा, है ना। बस हो गया भैया, ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये भी इसके बराबर है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के पावर में एन लगा दो, ठीक रहेगा, ठीक है ना। आई के पावर में एन क्यों लगाया, क्योंकि जब हम ए इनवर्स की ए से गुणा करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, ये डिपेंड करता है कि ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। अब ए मैट्रिक्स जो था वो तो क्वेश्चन में दे रखा था कि एन ऑर्डर का है, इसलिए मैं यहाँ पे हम इसके पावर में एन लगाते हैं। क्लियर, बस अब आप लिख दीजिए, अतः अतः ए की एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करो या एडजॉइंट ऑफ ए की ए से गुणा करो, बराबर आना है किसके, डेटमेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के।
ये हमें प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। ये हमारा आंसर आ चुका है, काम खत्म। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमें थ्योरम्स को प्रूफ करना होता है। एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का, लेकिन उसके अंदर लिखना थोड़ा सा संकट भरा हो जाता है ना, तो इसलिए ये प्रूफ बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ गया? अब अगली थ्योरम देखते हैं। दूसरी थ्योरम देखो और साथ साथ लिख लेना, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ लिखें, है ना। अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैं पहले लिख के रखता, ठीक है? तो लिखिए, यदि ए एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है तो सिद्ध करो क्या सिद्ध करें? सिद्ध करो कि adjoint ऑफ ए का डेटरमिनेंट, adjoint ऑफ ए का डेटरमिनेंट बराबर होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, है ना। इसको भी आप एज अ फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आपने पिछले वाली थ्योरम को एज अ फॉर्मूला याद रखा था ना, उसी तरीके से इस वाली थ्योरम को भी एज अ फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि adjoint ऑफ ए का डेटरमिनेंट बराबर होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है, हमेशा, है ना। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं पिछली थ्योरम का मदद लूंगा। कैसे? हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए इंटू adjoint ऑफ ए बराबर होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये बात अपन जानते हैं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये चीज़ पता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डेटरमिनेंट लगाते हैं। दोनों तरफ क्या लगाते हैं? डेटरमिनेंट। तो अगर मैं इसका डेटरमिनेंट ले लूँ तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। है ना, बोलिए। बिल्कुल सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे ए भी मैट्रिक्स है और adjoint ऑफ ए भी मैट्रिक्स है। दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ए भी और adjoint ऑफ ए, ये दोनों की दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि अगर हम ए बी का डेटरमिनेंट लेते हैं तो ये बराबर होता है ए डेटरमिनेंट इंटू बी डेटरमिनेंट के। याद है, जब मैं डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया था तो उस दौरान मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी। तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करूंगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेंगे। क्लियर? समझ में आई मेरी बात? बराबर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आप ए का डेटरमिनेंट देख रहे हैं, ए का डेटरमिनेंट बेसिकली किसको दर्शाता है? किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं डेटरमिनेंट लेता हूँ तो फाइनली वो क्या क्या आता है, वो आता क्या लास्ट में? मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, लेट से मैंने कह दिया कि यार इसका डेटरमिनेंट ज्ञात करो, तो आपको बस सर इसका डेटरमिनेंट आ जाएगा 4 - 3 में 6, यानी कि अपना -2। ऐसे कहोगे ना तुम? हाँ, ठीक किया है ना, ऐसे कहोगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डेटरमिनेंट लेते हैं तो लास्ट में हमें मिलता क्या है? आपको सिर्फ एक नंबर मिलता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि डेटरमिनेंट बेसिकली एक संख्या है। डेटरमिनेंट बेसिकली एक संख्या है। तो यहाँ पे जो डेटरमिनेंट लिखा हुआ है ये बेसिकली एक नंबर है, ठीक है। और इसके साथ क्या चिपका हुआ है? इसके साथ सर, इसके साथ जो है ना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चिपकी हुई है ना। ये नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है ना, और इसका डेटरमिनेंट लिया गया है। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भैया के ए का डेटरमिनेंट, जहाँ पे के कोई संख्या है और ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हम के ए का डेटरमिनेंट याद करते हैं तो ये बराबर होता है के की पावर n गुणा में ए डेटरमिनेंट के। याद है? ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था। याद नहीं है तो याद रख लें कि के ए का डेटरमिनेंट बराबर होता है के की पावर n इंटू में ए डेटरमिनेंट के। इसको आप एज अ फॉर्मूला याद रख लें, है ना। और मैंने कराया हुआ ये भी, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं कराया था लेकिन एज अ फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है सर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए कुछ ऐसे। है बात समझ में? भाई यहाँ पे ये एक संख्या है,
संख्या के ऊपर एन लग जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ, और जो बच गया यहाँ पे ये बचा हुआ है, इसके ऊपर दो डन, इसके साइड में दो डन लगा के लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा अपने ने। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये चीज प्रूफ करनी होगी। कैसे? दोनों तरफ अगर मैं डेटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग कर दूं, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो यही बचेगा, जॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डेटर्मिनेंट लेते हैं, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट लेते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो 1 की अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो आएगा तो यही, है ना। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी और हो गई प्रूफ। समझ रहे हैं? दोनों तरफ मैंने क्या किया, डेटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग कर दिया। इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपली लिख दीजिए, चलेगा ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ हमने डेटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग कर दिया, ए के डेटर्मिनेंट से भाग कर दिया। अब दोनों तरफ अगर मैं ए के डेटर्मिनेंट से भाग करूंगा तो लेफ्ट राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में बेसिकली ऐसा ही तो हो जाएगा, ये तो 1 हो गया बेसिकली, राइट साइड में कुछ ऐसा हो जाएगा। बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे पावर कितनी है n और यहाँ पे बेसिकली पावर कितनी है 1, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और भाग में हो, तो वो किसके अंदर तब्दील हो जाता है, वो सिर्फ पावर जो है ना, वो जो पावर है वो घट जाती है ऐसे। तो वही तो चीज मैंने लिखी है भैया, समझ रहे हैं? और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट बराबर होता है ए का डेटर्मिनेंट की पावर n-1, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी और यही चीज हमने प्रूफ कर दी। कितनी आसानी से प्रूफ हो, समझ रहे हैं? तो तभी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी थ्योरम को अगर आपको प्रूफ करना है तो उस थ्योरम को छोड़ करके, जैसे मुझे इस फॉर्मूले को प्रूफ करना था तो इस फॉर्मूले को छोड़ करके मैं जितने भी फॉर्मूले मुझे मालूम है मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैंने वही किया। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से थ्योरम्स को प्रूफ किया जाता है। अब यहाँ पर आप कुछ एक बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। क्या सर? जैसे आपने ये वाली चीज की, इसको आपने कुछ ऐसा लिखा, तो इसका आप रीजन दे दीजिएगा बस। समझ रहे हैं? कैसे किया आपने? सर हम जानते हैं कि भैया ए बी का डेटर्मिनेंट बराबर होता है ए डेटर्मिनेंट बी डेटर्मिनेंट पे, एक तो ये हो गया, इसलिए हमने ऐसे यहाँ पे किया। अच्छा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा के ए का डेटर्मिनेंट बराबर होता है के की पावर एन डेटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे किया, तो दोनों बातों को अपने रीजन भी दे दिया। तो इस तरीके से हम प्रमेय को प्रूफ करेंगे। ठीक, अब आपको इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लेना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट बराबर होता है डेटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर n-1। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। ठीक है, हर एक एग्जांपल को पहले खुद ब खुद ट्राई करिएगा, सोचिएगा, उसके बाद ही देखिएगा। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण देखो, क्या है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि 3 है, मतलब ऑर्डर 3 है, और डेटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है -4 के, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट बताओ। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आपको मैंने फॉर्मूलेस बताए थे, अभी अभी बताए, बिल्कुल थ्योरम्स ही फॉर्मूले भैया, उनका इस्तेमाल करके बता दो। लेकिन हम जानते हैं, हमें एक फॉर्मूला मालूम है क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डेटर्मिनेंट होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डेटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1 के। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए कितना भैया सर -4 है, इसकी पावर n-1, n मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3, 3 में से एक गया 2, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट बराबर आ गया हमारा जी 16 के। कहानी खत्म, आ गया अपना आंसर। आसान था नहीं था? आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम था, इसकी वजह से आसान था। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो, कह रखा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि 3 है, जिसका ऑर्डर 3 है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट बराबर है 64 के, तो ए का डेटर्मिनेंट बताओ। खुद ब खुद बता सकते हो, बिल्कुल पिछले वाला फॉर्मूला से, है ना। मैं कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लेकिन आपको खुद ब खुद करना चाहिए प्रश्न। तो हम कहेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, हम ये जानते हैं भैया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट
बराबर होता है ए का डेटर्मिनेंट और इसकी पावर n-1। ये फॉर्मूला हमें मालूम है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट ये तो हमें दे रखा है, कितना है 64 बराबर है। अच्छा ए का डेटर्मिनेंट तो सर मालूम करना है ना। इसकी पावर n पता है, हाँ जी n है जी 3, तो ये जाएगा 2, 3 में से क्या 2 ही आएगा। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारा, दोनों तरफ अगर मैं रूट कर दूं तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा +-8, है ना। बिल्कुल सही, क्योंकि ए का डेटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर आ गया अब फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। क्लियर। अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो, कह रहा है कि यदि ए 2x2 का मैट्रिक्स है तथा ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के मैट्रिक्स से गुणा करो तो मैट्रिक्स ही आएगा। ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर दे रखा है इसके, तो हमें ए का डेटर्मिनेंट बताना है। बहुत आसान है, फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर भी डायरेक्टली। सोचो, कौन सा फॉर्मूला बताया था भाई। ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है बताइए, डेटरमिनेंट ऑफ ए गुना में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है ना। अब ये n की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, n की वैल्यू डिपेंड करती है a के ऑर्डर पे। अब a का कितना ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, 2x2 मतलब 2 ऑर्डर का हो गया ना। ठीक। अच्छा, एक बच्चे का सवाल आया था कि सर अगर मान लो कि यहाँ पे प्रश्न में लिखा होता कि यदि a 2/3 का अवयव है ना, अगर ऐसा लिखा होता तो बेटा ऐसा लिखा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि जो डेटरमिनेंट ज्ञात होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ज्ञात होता है। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको डेटरमिनेंट ज्ञात करना है तो उसकी पहली शर्त ये होती है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी आप उसका डेटरमिनेंट ज्ञात कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहली शर्त है ये, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डेटरमिनेंट ज्ञात करना है तो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत 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 आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2/3 हो ही नहीं सकता था, है ना। तो इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमें कितना दे रखा है सर, इतना दे रखा है, लिखो फिर 8800। अच्छा जी, डेटरमिनेंट ऑफ ए कुछ देर का इसका नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। इसमें से 8 कॉमन ले लेता हूँ, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स है ये, ठीक है, डेटरमिनेंट नहीं है, तो मैट्रिक्स में से इकट्ठा कॉमन आता है, समझ रहे हैं। ये कुछ ऐसा हो गया, कंपेयर करो इनको, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो डेटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर, आ गया हमारा आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था, समझ में आया। अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला उदाहरण तो भैया आपको खुद ब खुद करना चाहिए, है ना, और ना ही मैं कराऊंगा, ये पक्की बात। क्या लिखा कि यदि ए 3 कोटि का अवयव है जहां पर ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है 10 गुना में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट बता दो। तो आप खुद ब खुद ट्राई करो, पहले करो, सोचो क्या तिकड़मबाजी लगाओगे। आप कहोगे सर एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट बताना है, तो इसका हमने फॉर्मूला सीखा था जो कि कुछ ये होता है ना। तो उसके लिए मुझे ए का डेटरमिनेंट चाहिए। अब ए का डेटरमिनेंट कहाँ मिलेगा, यहां से कुछ मिल सकता है ए का डेटरमिनेंट। आप ऐसा बिल्कुल, कैसे, इसको तो चलो बाद में लगाएंगे, इसको नीचे कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, हमें अल्टीमेटली ये लगा करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसको लगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी वैल्यू तो मालूम हो। तो मेरा मेन लक्ष्य क्या होगा कि पहले मैं ए का डेटरमिनेंट तो ज्ञात करूं। अब ए का डेटरमिनेंट कैसे ज्ञात करूंगा, मैं ऐसे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, वहां से मिलेगा मुझको, समझ रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा ए का डेटरमिनेंट और इसकी पावर n-1। सॉरी माय मिस्टेक, ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए गुना में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो हमें 10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है,
ए डिटरमिनेंट और गुना में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके नीचे मैं एन नहीं लगा रहा हूँ, आपकी मर्जी होती है लगाएं या ना लगाएं, ठीक है ना। तो चाहे लगा दो चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ इसलिए मैंने नहीं लगाया, ठीक है, वो कॉमन सेंस की बात है इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ए का डेटमेंट मिल जाता है। अब ए के डेटमेंट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेटमेंट मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 की पावर n-1। एन तो हमें मालूम होगा ना, एन तो सर 3 ऑर्डर का है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 यानी कि 10 की पावर 2 यानी 100। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, समझे। तो इस तरीके से ज्ञात करते हैं। देखा थ्योरम्स का कितना यूज हो रहा है क्वेश्चंस में। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि ऐसे करवा रहा हूँ, नहीं। जो पहला उदाहरण कराया था वो सीबीएसई सैंपल पर 2021 में आया था, 2021 में। दूसरा क्वेश्चन 2013 में आया था, तीसरा क्वेश्चन 2017 में आया था और चौथा क्वेश्चन 2020 में आया था। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। ये जो 4 उदाहरण कराए ये ऐसे नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं। सीबीएसई में आए होंगे, एनसीईआरटी में पाएंगे या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पाएंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। क्लियर। अगला उदाहरण देखते हैं। तो ये वाला उदाहरण देखिए, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि ए बराबर है इसके, ठीक है। हमें सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है क्या, कि ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए गुणा में ए के, और ये बराबर होगा डेटरमिनेंट ऑफ ए गुणा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, है ना। हमें मालूम है कि ये बराबर होते हैं, लेकिन इस चीज को हमें इस मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करना है, ठीक है ना। वेरीफाई समझते हो कि पहले आप ये ज्ञात करेंगे, फिर आप ये ज्ञात करेंगे, फिर आप ये ज्ञात करेंगे, और आप पाएंगे कि तीनों के तीनों बराबर है। इसलिए इसका मतलब ये, तो इसका आप खुद ब खुद ज्ञात करिए। सबसे पहले तो आप ये ज्ञात करिए ना। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बस ये है आसान क्वेश्चन, बस लेंथी है, समझ रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, ये चीज ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, है ना। रैंडमली मैं अंदाजे से मान रहा हूँ, ठीक है, तुक्का मार रहा हूँ भैया। मान लो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ गया, समझ रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर लेंगे, ए दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसकी फिर आप ए से गुणा करेंगे, कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगी ना। तो मान लिया कि वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनी, रैंडमली मान लिया कि वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनी, ठीक है सर। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, फिर आप ये ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए गुणा में ए, ये ज्ञात करेंगे। जब आप इसको ज्ञात करेंगे तब भी आप यही पाएंगे, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स पाएंगे, कोनो दिक्कत की बात नहीं आएगी। आप खुद ब खुद ज्ञात करके देखिएगा, आपको मालूम चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप ये ज्ञात करिएगा, समझ रहे हैं, आई बात समझ में, ठीक है। मैंने ये जो मैट्रिक्स बनाई है गलत बनाई है, आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा। आप ये मत समझिएगा कि ए गुणा में जॉइंट ऑफ ए यही आएगा, ऐसा नहीं आएगा भैया। आपको मैं बता देता हूँ, जब आप ए गुणा में जॉइंट ऑफ ए करेंगे ना तो कुछ ऐसा आएगा, पक्की बात है, 100% पक्की बात है, पक्की 100% पक्की बात है भैया। और जब आप जॉइंट ऑफ ए गुणा में ए निकालेंगे ना तब भी आपको ऐसा ही मिलेगा, करके देख लो ना, करके देख लो, यही मिलेगा पक्की बात। और जब ये ज्ञात करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा, बस हो गया वेरीफाई, समझ रहे हैं। हम क्या देंगे, हाँ भैया देखो वेरीफाई हो चुका है। अतः आप करके देखिएगा। मैं तो रैंडमली मैंने पूरा इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं जब कराऊंगा तो वो बहुत लेंथी दिखेगा, आप बोर हो जाएंगे और ना ही आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना, आप ये खुद सॉल्व करेंगे फिर। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले आप इसको ज्ञात करिए। जब आप ए की अर्जॉइंट ऑफ ए से गुणा करेंगे ना, सबसे पहले तो अर्जॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना पड़ेगा, उसकी फिर आपको ए से गुणा करानी पड़ेगी। अर्जॉइंट ऑफ ए की ए से गुणा कराएंगे तो आपको यही मिलेगा, पक्की बात है, 100/100%। और उसके बाद जब आप जॉइंट ऑफ ए की ए से गुणा करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा, ये ज्ञात करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा, बस फिर लिख देना। अतः यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि भैया जी ए गुणा में अर्जॉइंट ऑफ ए बराबर है अर्जॉइंट ऑफ ए गुणा में ए, और ये बराबर है डेटरमिनेंट ऑफ ए गुणा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहानी खत्म, पैसा हजम, समझ रहे हैं। खुद ब खुद कर लेंगे, आया बात समझ में कैसे करना है। सबसे पहले आप ये ज्ञात करें, ए की पहले तो अर्जॉइंट ऑफ ए ज्ञात करें, उसकी ए से गुणा करें तो ये मिल जाएगा, फिर ये ज्ञात कर लें, है ना, फिर ये ज्ञात कर लें। आप पाएंगे कि तीनों के तीनों बराबर हैं, और उसको इस तरीके से लिख के दिखा दीजिएगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है, आपको प्रॉपर्ली करके दिखाना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो, क्या क्या लिखा है कि ए बराबर है इसके, आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट बताना है,
ओ ए गुणा में adjoint ऑफ ए का मान बताना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? खुद ब खुद ट्राई करो। अब कई बच्चों ने खुद ब खुद ट्राई किया होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि adjoint ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताना है, तो उन्होंने फटाफट से क्या किया होगा कि यार ए देखा है, adjoint ऑफ ए ज्ञात कर लेते हैं, है ना, फिर adjoint ऑफ ए ज्ञात करने के बाद फिर उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे क्या होगा, है ना। अब ऐसे इसके साथ क्या होगा, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन करा है, जो कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन कर लिया करो हर एक पहले, अगर आपने ये क्वेश्चन करा है और इस तरीके से किया है तो आपको टाइम लगा होगा, कम से कम 5 से 6 मिनट लग गया होगा आपका। लगा नहीं लगा? लगा ना। अगर आपने जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से किया है तो समय आपका लगा होगा 5 से 6 मिनट। लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक कैसे सर? अरे हमें इन दोनों के फॉर्मूले नहीं मालूम क्या, तो फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके कर सकते हैं ना क्वेश्चन को, क्यों इतना लेंथी करना। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या होता था बताओ? एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट किसके बराबर होता था? डेटरमिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता था। इसका फॉर्मूला क्या होता था? ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए, ये किस बराबर होता था? ए ये बराबर होता था हमारा डेटरमिनेंट ऑफ ए गुना में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं फिर। एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट बराबर हो जाएगा ए का डेटरमिनेंट। हमें इस ए का डेटरमिनेंट ज्ञात करना है। जब आप ज्ञात करेंगे, मैंने ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने ये क्वेश्चन पहले कर लिया है। तो जब आप इसको ज्ञात करेंगे तो ए का डेटरमिनेंट 12 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, आपको 12 ही मिलेगा। अच्छा, इसकी पावर क्या है? n-1। एन क्या होता है? एन होता है कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये सर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 3 में से 1 गया 2, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट बराबर आ गया 144 के। समझ रहे हैं? ये आंसर हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ ए। डेटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था? 12। इसकी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है ना। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितने बाय कितना का ऑर्डर होगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिपेंड करता है इस ए के ऑर्डर पे। ए का ऑर्डर कितना था? 3/3 का। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी 3/3 की पाएगी। ठीक है सर जी, ये कुछ ऐसी मिलेगी फिर अपने को। समझ रहे हैं? मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पहले निकाल चुका हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाता है स्पीड। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ भाई, बस आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था। क्लियर? अब देखते हैं अपन अगला उदाहरण। ये वाला उदाहरण देखो भाई, खुद ब खुद ट्राई करना पहले। तो ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें इसका वैल्यू मालूम है, के की वैल्यू बतानी है। खुद ब खुद कर सकते हो, फॉर्मूले के हिसाब से करोगे ना। तो ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके बराबर होता है बताइए? ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? आप कहेंगे सर ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी, ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए, ये बराबर होता है ए का डेटरमिनेंट गुना में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। नीचे हमें मालूम है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे भैया। देखिए, ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर होता है हमें मालूम है, लेकिन ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर हमें दे रखा है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि इसके बराबर दे रखा है ना, इसलिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अभी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितने बाय कितने ऑर्डर का होगा, वो डिपेंड करेगा सर ए के ऑर्डर पे। ए का ऑर्डर कितना है? 2/2, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा, कुछ ऐसे। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो के की वैल्यू किसके बराबर आएगी? डेटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर। यानी कि अगर मुझे के ज्ञात करना है तो मुझे इस ए का डेटरमिनेंट ज्ञात करना पड़ेगा। ए का डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई? के की वैल्यू सर 1 आ गई। ये हमारा आंसर आ चुका है। कितना आसान प्रश्न था ना? ऐसे करना था। ठीक है। अच्छा, देखो, ये जो थ्योरम्स है ना और भी बहुत ज़्यादा है। जिस बुक में से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इस बुक में भी लगभग इसकी 6 से 7 थ्योरम है, जिसमें से मैंने 2 ही थ्योरम आपको कराई। बाकी थ्योरम्स भी कराऊंगा, लेकिन बाकी थ्योरम्स को मैं
इनवर्स के साथ कराऊंगा, क्योंकि वहां पे वो थ्योरम आसानी से प्रूफ भी हो जाएंगे, वहां पे आपको समझ भी आएगी। इसलिए मैंने उन थ्योरम्स को आज प्रूफ ना कराया, आज प्रूफ नहीं कराया है, उनको मैं आगे कराऊंगा, आप चिंता मत करिए। आपका हर एक चीज कराया है, छोटे से छोटा, चाहे वो आपके एनसीईआरटी में हो चाहे ना हो। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। इसलिए क्यों क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि विविध प्रश्नावली आप खुद ब खुद बना पाए, समझ रहे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप खुद ब खुद सोल्व कर पाए। इसलिए मैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितनी थ्योरम्स हैं वो सारी करवा रहा हूँ, है ना। एक भी थ्योरम आपको छोड़ी नहीं जाएगी, समझ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा कराई जाएंगी। आप किसी भी बुक से प्रश्न लगा रहे हो, आपके सारे प्रश्न बनेंगे, पक्की बात है। इक्का दुक्का हो सकता ना बने, लेकिन बाकी बाकी मैक्सिमम सारे बनेंगे, ठीक है। अगर आपने डीपीपी मन लगा के सोल्व किए तो, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखते हैं। तो आज के लिए इतने उदाहरण काफ़ी हैं। एक उदाहरण और था, वो भी मैं आपको कराना चाह रहा था, लेकिन उस उदाहरण को मैं आपको इन्वर्स के दौरान कराऊंगा, है ना। वो भी एक थ्योरम टाइप का उदाहरण है, तो उसको मैं जब इन्वर्स पढ़ाऊंगा ना आपको कल, उस दौरान मैं आपको वो उदाहरण कराऊंगा। आप चिंता मत करिए, सारी का सारी चीज़ आपको कराई जाएंगी, ठीक है, जो भी आपके लिए सफिशिएंट है, जिससे आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खुद ब खुद निकाल पाए, ठीक है। अब मैं आपको डीपीपी दे रहा हूँ, डीपीपी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। डीपीपी में आपके 8 सवाल होंगे, आपको आसानी से उनकी हिंदी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो बस सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, आसान आसान है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।